संविधान निर्माण की प्रक्रिया भाग 2 की कक्षा में और YouTube के इस मंच जीएस विद शैलेंद्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे उचित रणनीति क्या होती है जो हमें उस परीक्षा में सफलता प्रदान कराए? सबसे सफल रणनीति वो होती है जिसमें 4 सही स्टेप्स को कंक्लूड किया जाए, 4 सही स्टेप्स को शामिल किया जाए। पहला, गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, यानी कि आपके पास जो मटेरियल है वो बहुत ही क्वालिटी वाला होना चाहिए, आप गुणवत्तापूर्ण वाला होना चाहिए। दूसरा, आपने गुणवत्तापूर्ण मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि वो मटेरियल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कवर करने वाला हो। आपने पाठ्य पुस्तक सामग्री, नोट्स वगैरह कलेक्ट कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपका उचित दिशा में अध्ययनरत होना, और उस उचित दिशा में अध्ययनरत होने के लिए 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जो होने चाहिए, एक निरंतरता और दूसरा क्रमबद्धता। तीसरा जो स्टेप है वो होना चाहिए आपका रिवीजन का, दोहराव का। आप एक बार किसी विषय वस्तु को पढ़ लिया, आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया और अगर उसका समय समय पर कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन नहीं किया तो वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, फिर से उसको कभी रिकॉल नहीं कर पाएंगे, उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वो स्वमूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया। आप समय समय पर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहें और जो कमियां आपको दृष्टिगोचर हों उन कमियों पर वर्क करके उसको दुरुस्त करें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णता की ओर अग्रसर हो। ये चैनल इन्हीं स्ट्रेटजी के इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन स्ट्रेटजी पर को दिमाग में रखते हुए, विजन बनाते हुए आपके लिए मटेरियल वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आपसे आग्रह है, इन स्ट्रेटजीज पर, इस विषय पर हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहूँगा कि आप वीडियोस को अंत तक देखें और उसके बाद अगर वो आपकी तैयारी में कुछ योगदान कर पा रहा हो तो आपसे कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से जुड़िए और अपनी तरह अन्य गंभीर परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को के बीच उसको शेयर करिए और उसको आगे बढ़ाइए। मित्रों, आज हम लोग अपनी क्लास पे आते हैं और वो क्लास है संविधान निर्माण की प्रक्रिया के भाग 2। ये दूसरी क्लास है इस टॉपिक का। इसका प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप इसको देख लें। पहले वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया जरा उसको देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा के क्रम में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया, उसके बाद हमने देखा कि कब कब भारत में संविधान की और संविधान सभा के मांग की बात उठी, उनको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सरकार ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं उस पर की, उन मांगों पर, यानी क्या क्या सुधार के कदम उठाए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उस सुधार के जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए उसमें जो सबसे सफलतम कदम रहा, जिस पर आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, वो था कैबिनेट मिशन का सुझाव। कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन के बाद हम लोगों ने देखा कि उसके सुझावों के अनुसार ही संविधान सभा का गठन हुआ और उसके जो प्रस्ताव थे उसके आधार पर संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई थी। उस आधार पर निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के बाद संविधान सभा गठित होकर आई, नई संविधान सभा गठित हुई, फिर उसने अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू किया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उसके बाद घटनाएं आगे बढ़ती रहीं और उसी बीच हम देखते हैं कि माउंटबेटन, भारत में जो सांप्रदायिक वैमनस्य था वो भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया और अंततः माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्य स्थापित किए गए। और उसके उपरांत उसका प्रभाव हमारी संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, वहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये पिछले वीडियो में हमने बात की थी। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा पहले जरूर देख लें, फिर इस वीडियो को आप देखें। अब आइए आगे के घटनाक्रम की बात करते हैं। तो आगे हम देखिए संविधान सभा गठित हो गई, ठीक है, विभाजन भी हो गया। उसके बाद हमने देखा कि नई संविधान सभा जो अवशेष बची 299 लोगों की, उसने काम करना शुरू किया। अब काम शुरू करने के लिए क्या हुआ, देखिए हमारे पास एक महती लक्ष्य था, बहुत बड़ा लक्ष्य था, बड़ा उद्देश्य था उस संविधान सभा का कि हमारे लिए एक संविधान निर्माण करना था और एक बेहद सभा उसके पास उसके लिए उस उद्देश्य से हमारे पास थी। तो संविधान सभा ने क्या किया, अपने इस बड़े बृहद उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए उसने कार्यों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया और उन खंडों को, उन छोटे छोटे जो लघु उद्देश्य थे, उनको एक पृथक समितियों या पृथक समूहों में को सुपुर्द कर दिया कि आप इस कार्य को आप संचालित करिए, इस कार्य को लीजिए आप संचालित करिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम अपने घरों में कोई कार्य आयोजन करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास एक 10-15 लोगों की टीम होती है मित्रों की, तो हम उस कार्योजन के लिए हम अपने विभिन्न उद्देश्य का विभिन्न कार्यों को बांट लेते हैं 2-2, 3-3 लोगों के समूह में कि ये काम हम लोग देख लेंगे, ये काम तुम देख लेना, ये काम तुम देख लेना, और इस तरीके से समेकित रूप से देखें तो कार्य का आयोजन संपन्न कर लिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से संविधान सभा ने कुछ समूहों में विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य सुपुर्द कर दिए और उन समूहों को समितियां कहा गया, ठीक है, और उन समितियों के एक विशिष्ट कार्य सौंप दिए गए कि ये काम ये समिति करेगी और इस समिति के ये सदस्य होंगे और ये फला व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा। तो इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो एक नजर हम इस पे देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा ने अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कई छोटी बड़ी समितियों का गठन किया था, लेकिन 8 समितियां जो थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत सारी छोटी समितियां थी। तो उन 8 बड़ी समितियों को हमको जानना है और छोटी समितियों में से भी 2-4 समितियों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको भी हमको जान लेना है। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो थी, सबसे पहले हम देखें संघीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JLN का मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति थी यानी कि संघ के लिए जो संविधान बनेगा, मतलब संघ की जो व्यवस्था होगी। अभी हम आगे जैसे हम लोगों ने पिछले पहले क्लास में देखी, हम लोग जब इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोगों ने लिया था तो हमने संघ और राज्य की बात की थी। तो संघ ही जो का संविधान होगा, जो उस स्ट्रक्चर के पे काम करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी तरह से संघ की शक्ति के समिति जो थी उस पर भी जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जो संघ की सरकार होगी उसको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की जाएंगी, इस पर जो है निर्णय लेने के लिए इस पर काम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यानी दोनों समितियां जो संघ से रिलेटेड थी, संघ के संविधान मतलब संघ का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा उस पर, और संघ के पास शक्तियां कौन कौन सी थी, दोनों पे जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। दूसरा जो है प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि जैसे संघ का संविधान था तो जो प्रांत थे उनकी कार्यप्रणाली, उनके संविधान की रचना क्या होगी, कैसे होगी, उसके लिए सरदार पटेल जी को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर राज्यों के लिए समिति एक बनाई गई थी, जो क्या उसका उद्देश्य क्या था कि राज्यों से समझौता करने के लिए, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। यानी कि हमारे केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा वो संतुलन के लिए जो वो समिति जिस पर निर्णय लेगी वो जवाहरलाल नेहरू जी। फिर एक समिति थी प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक समिति थी संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और समिति है कार्य संचालन समिति, वो KM मुंशी थे। ये छोटी समिति थी लेकिन संचालन समिति महत्वपूर्ण समितियों में से थी। देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसका उद्देश्य ये है, ये समिति पूरे संविधान सभा के संचालन के लिए बनाई गई थी, उस पर ये काम करती थी। और कार्य संचालन समिति ये थी कि जो विशिष्ट कार्यों के लिए जो है कोऑर्डिनेट करती थी। फिर प्रारूप समिति की बात करें, इस पे अभी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक 7 सदस्यीय समिति थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। और डॉक्टर अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता और आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु जो है वो प्राचीन काल में एक विधि निर्माता के रूप में थे, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ मनु संहिता है, जिसके द्वारा प्राचीन काल में जो वहाँ का समाज और राजनीति जो है वो डायरेक्ट की जाती थी या
उस पर जो है समाज चलता था। तो उसके बाद एक समिति थी मौलिक अधिकार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समिति है, इसको आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। यानी ये समिति बहुत बड़ी समिति थी जिसको तीन उद्देश्यपरक कार्य दिए गए थे। एक तो मौलिक अधिकारों के संबंध में काम करने के लिए, एक अल्पसंख्यकों के संबंध में काम करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, और एक जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंध में सुझाव देने के लिए। ठीक है, उन पर समिति जो काम करती थी उसके अध्यक्ष थे ये सरदार पटेल जी थे। और ये समिति को देखिए बहुत बृहद काम किया गया था। तो इसने क्या किया था, अपने कार्यों को बांट लिया था उप समितियों में, और 5 उप समितियां इस समिति ने बनाई थी, अपनी सहायक समितियां। तो उसमें से 5 नहीं लेकिन 2 को आपको याद रखना चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार पर काम करने के लिए उप समिति, वो थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, और एक अल्पसंख्यकों के अधिकार पर बात करने के लिए उप समिति थी एस सी मुखर्जी के लिए। देखिए कभी अगर ये प्रश्न पूछा कि मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति कौन थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे सरदार पटेल। लेकिन अगर उसने उप समिति टर्म का प्रयोग कर लिया, समिति नहीं उप समिति, यानी कि मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप जवाब देंगे जेबी कृपलानी, क्योंकि ये उसकी एक सहायक समिति थी, तो उसके अधीन रह के काम करती थी, इसलिए उप समिति थी। और इसी तरह से अल्पसंख्यक समिति कह दिया तब भी आप जवाब देंगे सरदार पटेल, और अगर अल्पसंख्यक उप समिति कह दिया तो अब आप जवाब देंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस सी मुखर्जी। ठीक है, अब आइए अगली समिति की बात करें तो वो है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए जिसी को झंडा समिति भी कहते हैं, तो झंडा समिति या राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं किताबों में जेबी कृपलानी दिया हुआ है, वो उचित नहीं है, राजेंद्र प्रसाद ही आयोग ने उत्तर माना है, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है। फिर उसके बाद आता है कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी, यह है यस वरदाचारी। और एक समिति थी भाषाई प्रांत आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एस के डार। ये 2 समितियां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके सदस्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक प्रश्न तो नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि भविष्य में यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सदस्य जो हैं यस वरदाचारी और एस के डार, ये संविधान सभा की समिति के सदस्य थे, जबकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखना होगा आपको कि एस वरदाचारी और एस के डार ये लोग संविधान की एक समिति थी, नागरिकता पर तदर्थ। देखिए ये एडॉक समिति थी, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए थी, उसे अस्थायी समिति के रूप में काम नहीं कर रही थी, इसलिए आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, आसानी से याद भी कर सकते हैं। क्योंकि ये एडॉक समिति थी इसलिए इसके अध्यक्ष थे वरदाचारी, इसके लिए परमानेंट सदस्य होना अनिवार्य नहीं, और ये भाषाई प्रांत आयोग के रूप में काम कर रहा था, तो इसके भी अध्यक्ष सदस्य होना अनिवार्य नहीं था। तो एस वरदाचारी और एस के डार ये 2 ऐसे लोग थे जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में समितियों से जुड़े थे, समूहों से जुड़े थे, लेकिन ये लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे हो सकता है कि 4 प्रश्न बना दे, और इसमें से जो हम लोगों ने इतने सारे नाम देखे, जेबी कृपलानी, एस सी मुखर्जी, ये राजेंद्र प्रसाद पटेल, और उसमें से एक नाम ये दे दे, 2 नाम दे दे, और पूछ सकता है कि इसमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो हमें ये प्रश्न हमको लगेगा कि यार ये क्या प्रश्न पूछ दिया गया कि पूरे संविधान सभा के सभी सदस्यों का नाम हमको याद रखना पड़े। लेकिन देखें अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर, तो ये 2 ऐसे लोगों का नाम पूछा जो एक विशिष्ट नाम हो सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी वो किसी समिति आयोग के अध्यक्ष थे या उससे जुड़े हुए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों नाम आप जरूर याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, उस पर हम बात करते हैं। जी, तो अब हम प्रारूप समिति की बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसी ने संविधान के प्रारूप पर काम किया, और इसी ने संविधान के प्रारूप को निश्चित किया। संविधान की प्रारूप समिति को यूं समझ सकते हैं इसकी महत्ता को कि इसने एक तरह से संविधान का ढांचा या संविधान का कंकाल तंत्र निर्मित किया, जिस पर अन्य समितियों ने अपने अपने जो है योगदान के द्वारा उसको एक शरीर का रूप दिया। ठीक है, तो प्रारूप समिति देखिए 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, इसके अध्यक्ष थे, और इसी के कारण इन्हें जो है
क्योंकि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न की थी, इसीलिए इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। दूसरे इसके अन्य जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बीएल मित्र और डीपी खेतान। इन दोनों नामों से आपके प्रश्न देखिए, एक तो नाम आप सभी से परिचित हो जो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य रहे हो, दूसरा क्या इसमें एक्चुअली आपको 7 2 9 नाम याद रखना है। इन दोनों लोगों ने बाद में पद को सदस्यता का त्याग पत्र समाप्त कर इनकी सदस्यता से मुक्त हो गए। क्यों? एक का कारण था इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बीएल मित्र ने जब त्याग पत्र किया तो उनके स्थान पे फिर आ गए एन माधव राव, और डीपी खेतान जो थे इनकी समयावधि के अंदर ही मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद फिर टी कृष्णामाचारी ने स्थान ग्रहण किया। देखिए यहां से ही दृष्टिकोण आपका बहुत व्यापक होना चाहिए किसी प्रश्न को लेकर। ये देखिए तथ्यात्मक है, इस पूरे तथ्य को आपको याद रखना है, और यहाँ से प्रश्न देखिए बहुत तरीके से बन सकते हैं। एक तो आपके सदस्यों के नाम कोई दे सकता है कि कौन सदस्य कभी नहीं रहा, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अध्यक्ष का नाम तो कई बार पूछा जा ही चुका है। दूसरा जो देखिए प्रश्न क्या बन सकता है, एक तो 7 2 9 नाम आपके हो गए, 9 लोग एक तरह से प्रारूप समिति की सदस्यता का निर्वहन कर चुके थे। इसमें ये पूछ भी सकता है कि कौन सा किसका पद, कौन सी सदस्यता त्याग पत्र के द्वारा समाप्त हुई, किसकी सदस्यता मृत्यु के द्वारा समाप्त हुई। बीएल मित्र जब त्याग पत्र दिए तो किसने स्थान ग्रहण किया, तो एन माधव राव का जवाब देना होगा आपका, ना कि कृष्णामाचारी का। इसी तरह से इनकी मृत्यु के बाद किसने स्थान ग्रहण किया, तो इनकी बात हो जाती है। तो इस तरीके से भी प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप स्टेट पीसीएस में देखते हैं। बहुत सारे जो है प्रश्न इस प्रकार के फैक्चुअल रहते हैं जो हम पढ़े रहते हैं, लेकिन इस तरीके के प्रश्नों को टैकल करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी आप पढ़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के गठन की। बात कर लिया हम लोग, और इसके गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए इसके बारे में कई प्रश्न बनते हैं। इसके गठन की तिथि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो अब 29 अगस्त 1947 को इन सदस्यों के साथ इसका गठन हुआ। इसी को पांडुलेखन समिति करके भी नाम प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसको प्रारूप समिति ही समझेंगे। अब इस प्रारूप समिति ने अपना कार्य प्रारंभ किया, और इस देखिए फिर वीएन राव जो थे, वीएन राव को इस समिति का भी सलाहकार घोषित किया गया था, और इन्होंने और अम्बेडकर जी ने मिलकर समिति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया। और प्रारूप समिति ने जो प्रारूप रच लिया, बना लिया, तो इन्होंने 21 फरवरी 1948 को इसको पहली बार इसका प्रकाशन किया। पहली बार इन्होंने इसको प्रस्तुत किया और इसको प्रकाशित किया। और जब पहली बार प्रस्तुत किया था तब इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। पहली बार जब प्रारूप समिति ने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। और जब प्रकाशन हो गया तो फिर इस पे सुझाव मांगे गए, ठीक है, कि सुझाव इस पे प्रस्तुत किया जाए, ताकि फिर उसमें जो है संशोधनों को देखा जा सके, किया जा सके। तो उसके जो सुझाव आए, जो उसकी आलोचनाएं आई, उसको फिर ध्यान में रखते हुए, फिर उनका अध्ययन करते हुए, फिर इस समिति ने उस प्रारूप में संशोधन किया, और फिर से उसको अक्टूबर 1948 में दूसरी बार प्रस्तुत किया, ठीक है। द्वितीय प्रकाशन, यानी कि अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रारूप समिति के द्वारा निर्मित प्रारूप, संविधान के प्रारूप का कितनी बार प्रकाशित किया गया था? 2 बार प्रकाशित किया गया। तो अक्टूबर 1948 में इसको दूसरी बार प्रकाशित किया गया, और उसके बाद जो होता है उसी प्रारूप पर संविधान सभा में उस पर चर्चा प्रारंभ हुई, उस पर वाचन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वाचन उस संविधान के प्रारूप पर हुए, और अंतिम रूप में तीसरे वाचन में वो संविधान अंतिम रूप को प्राप्त हुआ। अब यहां से देखिए एक फैक्ट ये भी बनता है कि प्रारूप समिति ने 141 बैठकें की थी, ठीक है। 6 माह से कम समय लगभग लिया था उसने, 6 माह तक के अंदर ही कुछ समय लिया था कम, और कुल 141 बार बैठकें की थी। 141 बैठकों के बाद संविधान का प्रारूप अंतिम रूप में उसने प्रस्तुत करके संविधान सभा को सुपुर्द किया था, उस पर चर्चा की। और जब संविधान सभा में प्रारूप को प्रस्तुत किया गया तो संविधान सभा में प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। ये दोनों दिन भी आप याद कर सकते हैं, कभी कभी प्रारंभिक परीक्षाओं में पीसीएस के पूछ लेता है, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे राजस्थान या अन्य पीसीएस, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार। और कभी कभी जो अन्य वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी है या
रेलवे या अन्य जो एग्जामिनेशन उसमें भी पूछ लेता है, पीसीएस में भी पूछता है। तो याद रखेंगे कि संविधान के प्रारूप पर प्रारूप समिति द्वारा 141 बैठकें आयोजित की गई और सभा में प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ? 114 दिन बहस हुआ। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति की बात है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे वो याद हुआ। अब हमने देखे कि प्रारूप समिति ने जब प्रारूप प्रस्तुत कर दिया, संविधान को सुपुर्द कर दिया, तब संविधान उस पर बहस करना, उस पर वाचन करना शुरू की, उसकी वहां पर उस पर चर्चा शुरू हुई और उस प्रारूप पर 3 चरण में चर्चा प्रारंभ होती, जिसको हम कहते हैं संविधान का वाचन। तो आइए उन 3 वाचनों के बारे में हम जानते हैं। जी, तो हम लोगों ने अभी बात की कि संविधान का प्रारूप समिति ने बनाकर संविधान को सौंपा और फिर संविधान सभा ने उस प्रारूप पर विचार करना, बहस करना, चर्चा करना प्रारंभ किया और उस पर कुल 3 चरणों में चर्चा और बहस हुई, जिसको हम वाचन के रूप में जानते हैं। तो उन वाचन के बारे में समझ लीजिए, वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया हमारे संविधान के अंतिम रूप तक पहुंचने की। तो संविधान पर वाचन कुल हुए 3। पहला वाचन क्या हुआ कि जब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का प्रारूप बना लिया और उसको उन्होंने 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत कर दिया संविधान सभा में और फिर 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि कुल 5 दिन तक संविधान के प्रारूप पर आम चर्चा हुई, मतलब एक जनरल उस पर डिबेट हुआ और उसके बाद 5 दिनों बाद पहला वाचन पूर्ण हो गया, पहला वाचन समाप्त हो गया। अब उसके फिर 5 दिनों बाद यानी 6वें दिन से 15 नवंबर 1948 से इसका दूसरा वाचन शुरू हुआ। ठीक है, और इस वाचन ये सबसे लंबा वाचन था, सबसे दीर्घकालिक वाचन था, क्योंकि इस पर प्रारूप के प्रत्येक खंड पर खंडवार चर्चा प्रारंभ की गई और इसी में लोगों से सुझाव, उनकी आलोचनाएं, संशोधनों की मांग की गई, संशोधन प्रस्तुत किए गए। करीब 7,500 से अधिक संशोधन इस समय प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उस पर 2,500 के आसपास संशोधनों पर विचार करके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आगे ले जाया गया और ये वाचन चलता रहा 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी ये सबसे लंबा वाचन दूसरा रहा है। ठीक, अब उसके बाद तीसरा वाचन फिर शुरू हुआ 14 नवंबर 1949 को और ये वाचन दरअसल इसको पारित करने के लिए हुआ था, क्योंकि जो मुख्य प्रक्रियाएं थी, जो प्रोसेस था, वो इस दूसरे वाचन में पूरा हो चुका था। तो 26 नवंबर 1949 को तक चला तीसरा वाचन। 14 नवंबर 1949 से तीसरा वाचन प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन चला और 26 नवंबर 1949 को ही ये संविधान, उस वाचन पे प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया गया और उसको संविधान के रूप में पारित कर दिया गया, पारित घोषित कर दिया गया। ठीक, और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान को पारित होने के लिए, उस प्रस्ताव का नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। इस प्रस्ताव का नाम था कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि असेंबली के द्वारा पारित किया गया, और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया था और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, यानी कि ये संविधान अंतिम रूप में पारित स्वीकार कर लिया गया। और जब संविधान पारित हुआ तो उस समय संविधान सभा में 284 लोग थे उस दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया, उसको अपनाया गया और लागू किया गया और स्वयं को समर्पित किया गया। हम उद्देशिका अब आगे पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो उसका लास्ट टर्म यही है, यानी कि संविधान को लागू किया गया, अपनाया गया और पारित भी किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू हालांकि अंशतः था, पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन अंशतः लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे बिल्कुल आप, और इसीलिए 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं वर्तमान में। तो संविधान जब पारित हुआ तो उस दिन 299 स्ट्रेंथ उसकी डिसाइडेड थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें से 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है। और उसमें से सिग्नेचर करने वालों में से 8 जो थी वो महिलाएं थी, जिसमें 3 महिलाएं
बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए। एक सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। ये 3 महिलाएं थी जो उन्होंने संविधान, 3 महिलाएं जो प्रमुख थी। हालांकि कुल 8 महिलाओं ने संविधान पर सिग्नेचर उस दिन किए थे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हो गया। और इस दिन जब पारित हुआ संविधान, तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में देखेंगे तो इनकी संख्या में बदलाव हो चुका है। आज वर्तमान में लगभग 450 से 500 अनुच्छेद हो चुके हैं और अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12 और भाग जो आपके हैं वो संख्या के आधार पे 25 पहुंच चुके हैं। ठीक है, और यहां तक 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने कुल 11 बैठकें आयोजित की। मतलब संविधान सभा पूर्ण रूप से कुल 11 बैठकें आयोजित की गई संविधान सभा की, टोटल शुरू से लेकर 26 नवंबर 1949 को, जब तक जिस दिन उसने पारित किया, अपनाया और स्वीकार किया। ठीक है, और जिस दिन अभी देखिए क्या है कि ये 26 नवंबर 1949 को पारित तो हुआ, लेकिन लागू हुआ अंशतः। जो लागू होने का स्थिति है वो क्या थी, वो अंशतः लागू किया गया। क्या अंशतः लागू किया गया, क्या अंश, ये अंश लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव और कुछ अन्य प्रावधानों को के संबंध में जो अनुच्छेद थे, जैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये स्वतः रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। शेष संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, वो कब लागू हुआ, उसके पहले 24 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की फिर से एक बैठक आयोजित हुई। और बैठक आयोजित हुई इस दिन उसने जो है, इस संविधान सभा ने कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। उसने अंतिम ये एक तरह से संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसके बाद संविधान सभा फिर से एकत्र हुई और फिर से संविधान पर हस्ताक्षर किया। और उसके बाद ये संविधान सभा हमारी 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा भंग हो गई, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य को, अर्थात भारत के लिए एक संविधान बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया था। तो 24 नवंबर 1950 को संविधान की बैठक हुई, जिस पर सभी सदस्यों ने पुनः हस्ताक्षर किया और अगले एक दिन बाद 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू घोषित कर दिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर हमने संविधान 26 नवंबर 1949 को ही निर्मित कर लिया, तो हमने उसको क्यों 26 जनवरी 1950 तक लागू करने का वेट किया हम लोगों ने? तो इसके पीछे कारण जो थे वो ऐतिहासिक कारण थे। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको याद होगा लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन जो कि दिसंबर 1930 में आयोजित किए गए थे, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और आगामी 26 जनवरी जो आने वाली थी, दिसंबर माह में आयोजित किया गया था वो अधिवेशन, तो आगामी 26 जनवरी जो आने वाला था, उस दिन को कांग्रेस ने पूरे देश भर में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और सांकेतिक रूप से प्रत्येक 26 जनवरी को उसके बाद हमारे देश में कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाती चली आ रही थी। तो 26 जनवरी का हमारे जो ऐतिहासिक जीवन था हमारा, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। तो वो दिन इतिहास के पन्नों में खो ना जाए, तो इसलिए चूंकि स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त को मिली, तो हमने क्या किया, अपने संविधान को, हम अपने देश को गणतंत्र के रूप में स्थापित करने जा रहे थे, उस दिन के लिए हमने 26 जनवरी को भी हमारे जो है सिस्टम का, हमारे पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में वो बना रहे, इसके लिए हमने उसको 26 जनवरी को अपने संविधान को लागू करने की तिथि घोषित की। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई और इस दिन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो आप ये भी देखें कि कुल कितनी बैठकें आयोजित हो गई संविधान सभा की। देखिए, अब तक 26 नवंबर 1949 तक 11 बैठकें हो चुकी थी, जिस दिन संविधान को अंततः लागू किया गया, अपनाया गया और जो है पारित किया गया।
और उसके बाद जब एक बैठक और हुई 24 जनवरी को, तो हो गई कुल 12 बैठकें। तो संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन खर्च हुए, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए हमारे संविधान को निर्मित करने में। और हमारा संविधान तत्कालीन समय का और अभी तक का सबसे बृहद और विशाल संविधान है पूरे दुनिया का। ठीक है, तो ये जो हमने देखा, ये जो विषय वस्तु थी हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इस टॉपिक को हम लोगों ने 2 सेक्शन में 2 पार्ट में कवर किया और ये अंतिम दूसरा पार्ट था। एक और वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं लेके आऊँगा आपके लिए, जो एक फैक्ट शीट के रूप में होगी। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा, जो तथ्य तो इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो तथ्य हमारे अध्ययन, हमारे जो प्रक्रिया हमने पढ़ी, प्रक्रिया का अध्ययन किया, उसमें वो स्वतः आते गए हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, उससे जुड़े ही हैं, जो उस प्रक्रिया के अंग नहीं थे, उनको जबरदस्ती नहीं स्थान दिया जा सका। उसके लिए अलग से कुछ 10, 15, 20 फैक्ट्स जो हैं वो अलग से मैं एक वीडियो लेकर आपको दूंगा, और ताकि आपके इस पक्ष को भी और जो अन्य तथ्यात्मक पक्ष हैं उसको भी आप समग्र रूप से अध्ययन कर पाएं और इस टॉपिक को अपनी पूर्ण कमांड बना पाएं। अगर आपने दोनों वीडियो, इस टॉपिक का जो लास्ट वीडियो था और ये, और जो आगे फैक्ट शीट है, ये तीनों का मिला दिया, तो आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया का जो टॉपिक है, मेरे अनुसार पूरी तरीके से आपका वो तैयार हो चुका है। आप उसको बार बार रिवीजन करें, बार बार उन तथ्यों को याद कर लें, और आप देखेंगे कि उससे इधर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। आप लगभग 90% प्रश्न जो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे आप निश्चित रूप से कर लेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो, ये कार्य कुछ उपादेय लगा, कुछ उत्पादक लगा, कुछ आपके जो है तैयारी में कुछ सहायक सिद्ध होता दिख रहा है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने जैसे अन्य गंभीर अभ्यर्थियों तक इसे पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।